Hi friends, my name is Nupur. Welcome to my channel. Today we'll be talking about the new form 26AS. 26AS एक ऐसा फॉर्म है जहाँ पे जितना भी आपके पैन पे टीडीएस डिडक्ट हुआ है या टीसीएस कलेक्ट हुआ है वो एक जगह शो होता है फॉर्म 26AS में आपकी इनकम टैक्स की साइट पे। उसी फॉर्म में कुछ चेंजेस नोटिफाई किए गए हैं, सीबीडीटी के ने नोटिफाई करे हैं बाय नोटिफिकेशन नंबर 30/2020 डेटेड 28 मई 2020 और ये चेंजेस जो है वो एप्लीकेबल होंगे फ्रॉम 1 जून 2020। So first of all, let me show you the notification and also show you that what is the old form 26AS. So this is a notification which is notified on the date of 28 May 2020 by Income Tax by CBDT, and the notification says in exercise of powers conferred by section 285BB read with section 295 of IT Act 1961, the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income Tax Rules 1962. So इस notification के through they have made various changes in the income tax rules. Short title and commencement, these rules may be called the Income Tax 11th Amendment Rules 2020 and they shall come into force with effect from first day of June 2020. In the income tax rule, Rule 31AB shall be omitted. So what is the Rule 31AB? 31AB is regarding the annual statement of tax deducted or collected or paid. A statement referred to in section 203AA or second proviso to subsection 1 of section 206C in form number 26AS. तो ये जो फॉर्म है, ये जो रूल 31AB है, दिस इज अबाउट द एनुअल स्टेटमेंट ऑफ टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड एट सोर्स, दैट इज फॉर्म 26AS। एंड दिस इज एक मैंने आपका ओल्ड फॉर्म निकाला है जो कि एक असेसी का है, फॉर्म 26AS, और ये जो ओल्ड फॉर्म है, ये फॉर्म का नाम है एनुअल टैक्स स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 203A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो कि रूल 31AB के अकॉर्डिंग है, वो ऑमिट हो गया, यानी कि वो अब नहीं है, यानी कि ये ओल्ड 26AS फॉर्म एनुअल टैक्स स्टेटमेंट अब ये एप्लीकेबल नहीं होगा। अब जो नए रूल्स हैं वो एप्लीकेबल होंगे और आफ्टर दैट रूल 114H द फॉलोइंग रूल शैल बी इंसर्टेड, नेमली 114I। तो रूल 114H के बाद रूल 114I आया है जिसने एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को नोटिफाई किया है, वो रूल अब एप्लीकेबल होगा। तो यानी कि जो हमारा ओल्ड 26AS था उसको हम कहते थे एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, अब हम इसको जो नया फॉर्म आया है उसको कहेंगे एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। तो इसमें क्या लिखा गया है, द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स और द डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स और एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय हिम शैल अंडर सेक्शन 285BB of Income Tax Act 1961 upload in the registered account of the assessee an annual information statement in Form 26AS. Form 26AS नाम वही है बट उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो चेंज कर दिया गया है। पहले इट इज एनुअल टैक्स स्टेटमेंट था, अभी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट हो गया है। और इसमें क्या क्या कंटेन होगा, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन स्पेसिफाइड इन कॉलम 2 ऑफ टेबल बिलो। तो ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 1 है, इसमें ये सारी इंफॉर्मेशन मेंशन होगी जो नया एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट होगा। क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड एट सोर्स, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, information relating to payment of taxes, information relating to demand and refund, information relating to pending proceedings, information relating to completed proceedings, ये सब चीजें इसमें मेंशन होंगी। The board may also authorize the principal director general of income tax systems or the director general of income tax systems or any other person authorized by him to upload the information received from any officer, authority or body performing any function। यानी कि वो ये भी ऑथराइज करेंगी कि कौन सी ऐसी पार्टीज होंगी, कौन सी ऐसी असेसीज होंगी जो कि इस इंफॉर्मेशन को अपलोड करेंगी। और इंफॉर्मेशन रिसीव्ड अंडर एग्रीमेंट रेफर टू इन सेक्शन 90 और सेक्शन 90 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी पर्सन टू द एक्सटेंट एज इट मे डीम फिट इन द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू इन द एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट रेफर टू इन सब रूल 1। प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम, द डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम शैल स्पेसिफाई द प्रोसीजर्स, फॉर्मेट्स, स्टैंडर्ड्स, यानी कि जो प्रिंसिपल डायरेक्टर होंगे जनरल ऑफ इनकम टैक्स के, डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स के, उन्होंने ही सारे प्रोसीजर्स, फॉर्मेट्स और स्टैंडर्ड इसके सेट किए हुए हैं फॉर द पर्पस ऑफ अपलोडिंग ऑफ एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट रेफर टू इन सब रूल 1। इन अपेंडिक्स 2 फॉर्म 26A शैल बी सब्मिटेड बाय फॉलोइंग फॉर्म। ये फॉर्म हमारा नया एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट होगा, फॉर्म 26A, और ये हमारा ओल्ड फॉर्म था। तो हमारा जो ओल्ड फॉर्म था उसमें जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो थी पैन ऑफ द असेसी, करंट स्टेटस ऑफ पैन, ये क्या एक्टिव है या कैसा है,
फाइनेंशियल ईयर कौन से ईयर को रिलेट करता है, उससे से अकॉर्डिंग असेसमेंट ईयर उसका क्या है। अगर फाइनेंशियल ईयर 18-19 है तो ये असेसमेंट ईयर 19-20। नेम ऑफ असेसी क्या है और एड्रेस ऑफ असेसी क्या है। तो यहाँ पे पार्ट ए में उसके अलावा 4 और चीजें मेंशन है। पैन तो मेंशन है ही है, नेम भी मेंशन है, एड्रेस भी मेंशन है, फाइनेंशियल ईयर भी मेंशन है, असेसमेंट ईयर भी मेंशन है। बट उसके अलावा इसमें आधार नंबर होएगा, इसमें डेट ऑफ बर्थ मेंशन की जाएगी, इसमें मोबाइल नंबर मेंशन किया जाएगा और इसमें ईमेल एड्रेस मेंशन किया जाएगा जो कि रजिस्टर्ड है आपका। तो इसमें 4 और चीजें इंक्लूड कर दी गई है पार्ट ए में एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के। पार्ट बी में इसमें क्या किया गया है, रिलेशन इन्फॉर्मेशन इंक्लूड, अभी मैंने बताया, टीडीएस टीसीएस रिलेटेड, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस रिलेटेड, पेमेंट ऑफ टैक्सेस रिलेटेड, डिमांड रिफंड रिलेटेड, पेंडिंग प्रोसीडिंग, कंप्लीटेड प्रोसीडिंग्स और कोई भी और इन्फॉर्मेशन जो कि 114I सब रूल 2 में के रिलेशन में है, वो सारी इन्फॉर्मेशन इस एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में मेंशन होगी। ओल्ड एज में हमारा क्या क्या मेंशन होता था, ओल्ड एज में हमारा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स यानी कि टीडीएस की डिटेल, टीसीएस की डिटेल होती थी, और उसके अलावा अगर हमने कोई एडवांस टैक्सेस पे किए हैं तो उसकी डिटेल होती थी। अगर हमने कोई भी हमारे पास रिफंड आया है, लास्ट ईयर में कोई रिफंड इशू हुआ है, उस पर क्या इंटरेस्ट आया है, वो हमारे इसमें मेंशन होता था। बट और भी बहुत सारे चेंजेस हैं, बहुत सारी नई चीजें हैं जो कि हमारे नए फॉर्म में इंक्लूड होने वाली हैं, और उसके बारे में आइए अब डिस्कस करते हैं। तो जो नई इंक्लूड होने वाली है दैट इज रिलेटेड टू कैश ट्रांजैक्शंस। तो कौन से ऐसे कैश ट्रांजैक्शंस हैं जो कि इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में अब मेंशन होने वाले हैं। कैश पेमेंट फॉर परचेज ऑफ बैंक ड्राफ्ट्स और पे ऑर्डर्स और बैंकर्स चेक, यानी कि अगर आपने कैश पेमेंट किया है, बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या बैंकर्स चेक को परचेज करने के लिए कैश पेमेंट किया है, और वो कैश पेमेंट 10 लाख होता है या 10 लाख से ज्यादा होता है फाइनेंशियल ईयर में, तो वो रिपोर्ट कर दिया जाएगा और वो एनुअल इन्फॉर्मेशन सिस्टम में मेंशन होएगा, और रिपोर्टिंग पर्सन होगा बैंक या कोऑपरेटिव बैंक जहां से आपने बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर या बैंकर्स चेक रिसीव किए हैं। देन कैश पेमेंट फॉर परचेज ऑफ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे आ गए हैं, जैसे कि मोबीविक है, अमेजॉन वॉलेट्स है, एयरटेल वॉलेट्स हैं, स्मार्ट कार्ड्स हैं, मोबाइल वॉलेट्स हैं, पेपर वाउचर्स एक्सेट्रा, ये सब बहुत सारे प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट्स इशू किए गए हैं आरबीआई के द्वारा। तो इसको भी अगर आप परचेज करने के लिए कैश पेमेंट कर रहे हैं और वो कैश पेमेंट एग्रीगेट एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा है, तो अगेन वो भी आपका एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करने लगेगा। देन कैश डिपॉजिट इन वन और मोर करंट अकाउंट ऑफ अ पर्सन, अगर किसी का करंट अकाउंट है और उसमें वो एक फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख या 50 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट कर रहा है, तो वो भी इसमें रिपोर्ट होएगा। कैश विड्रॉल इंक्लूडिंग थ्रू बेयरर्स चेक फ्रॉम वन और मोर करंट अकाउंट ऑफ अ पर्सन, अगर आपने कैश डिपॉजिट किया या कैश विड्रॉ किया और एग्रीगेट अमाउंट 50 लाख से अबव हुआ या 50 लाख हुआ एक फाइनेंशियल ईयर में, तो वो भी रिपोर्ट हो जाएगा। यहाँ ये नोट करने वाली बात है कि कैश डिपॉजिट की लिमिट अलग है 50 लाख की, कैश विड्रॉल की लिमिट अलग है 50 लाख की, और इसके अलावा जो टीडीएस कटेगा अंडर सेक्शन 194N वो अलग है, तो वो इससे रिलेटेड नहीं है। इसमें बस सिर्फ इतना बता रहे हैं कि 26 ईयर्स में क्या क्या मेंशन होएगा। देन कैश डिपॉजिट्स इन वन और मोर अदर देन करंट अकाउंट टाइम डिपॉजिट ऑफ पर्सन, यानी कि कोई सेविंग्स अकाउंट है, कोई और अकाउंट है, पोस्ट ऑफिस का अकाउंट है, उसमें आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो और एक साल में वो कैश डिपॉजिट 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा होता है, तो वो भी रिपोर्ट कर दिया जाएगा। Receipt of cash payment for sale by any person of goods or services of any nature not being a transaction whose specific reporting is required otherwise required, यानी कि रिसिप्ट ऑफ कैश के अलावा मतलब जो स्पेसिफिक रिपोर्टिंग है कैश ट्रांजैक्शन है, उसके अलावा अगर आपने कैश रिसीव किया है किसी भी गुड्स के सेल के अगेंस्ट या कोई सर्विसेज आपने रेंडर करी है उसके अगेंस्ट, और वो अमाउंट आपका 2 लाख से ज्यादा है एक बार में, नॉट 2 लाख, 2 लाख से ज्यादा है, यानी कि 2 लाख 1 रुपए भी है, तो वो भी इसमें शो किया जाएगा। और कौन शो करेगा इसको, जो ऑडिट करा रहा है अपना अंडर सेक्शन 44AB। तो ऑल दोस पीपल हु आर लाइबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 44AB, उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि वो अगर कोई भी अमाउंट सेल कर रहे हैं या सर्विसेज सेल कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट उनको 2 लाख एक पर्सन से रिसीव हुआ है, कैश पेमेंट मिला है, रिसिप्ट हुई है, तो वो भी उनको इसमें एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में मेंशन करनी होगी। देन वी हैव क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन से रिलेटेड क्या क्या मेंशन करना होगा। अगर आपने क्रेडिट कार्ड इशू कराने के लिए कैश में पेमेंट किया है और वो कैश में पेमेंट जो है वो एग्रीगेट अमाउंट 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में, तो वो भी आपका रिपोर्ट होने लगेगा। पेमेंट इन कैश फॉर वन और मोर क्रेडिट कार्ड इशू टू दैट पर्सन, और कौन रिपोर्टिंग पर्सन होगा, बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, बैंक और एनी अदर कंपनी और इंस्टीट्यूशन इशूइंग द क्रेडिट कार्ड। पेमेंट इन एनी मोड अदर देन कैश और वन और मोर क्रेडिट कार्ड इशू टू दैट पर्सन, मतलब आप कैश पेमेंट नहीं कर रहे, आप क्रेडिट कार्ड का पेमेंट कर रहे हो, सपोज
नेफ्ट के थ्रू, आरटीजीएस के थ्रू या किसी और मोबाइल वॉलेट के थ्रू या किसी के भी थ्रू पेमेंट आप कर रहे हो और वो एग्रीगेट पेमेंट जो है वो एक साल में 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा होता है, देन आपको वो ट्रांजैक्शन जो है वो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में मेंशन हो जाएगा। देन कुछ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शन है जो कि मेंशन होंगे। वन और मोर टाइम डिपॉजिट्स ऑफ अ पर्सन, ये टाइम डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स हैं जो रिन्यूअल के अलावा, मतलब जो आपके ऑलरेडी डिपॉजिट चल रहे हैं अगर वो रिन्यू हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपने नए डिपॉजिट क्रिएट करे हैं और वो डिपॉजिट 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा है तो वो भी आपका इस एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में शो होने लगेगा। दिस इज फॉर मी पर्सन फॉर एक्वायरिंग बॉन्ड्स और डिबेंचर्स इशूड बाय द कंपनी और इंस्टीट्यूशन other than the amount of received on account of renewal of bond or debenture issued by that company। तो यानी कि कंपनी क्या करवा रही है, अपने नए बॉन्ड इशू करा रही है, नए बॉन्ड्स इशू कर रही है और लोग उसको परचेज कर रहे हैं। तो अगर कंपनी ने कोई अमाउंट रिसीव किया है 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में एक पर्सन से बॉन्ड इशू करने के लिए या डिवेंचर्स इशू करने के लिए, तो वो भी इसमें मेंशन हो जाएगा। ये उन बॉन्ड्स और डिवेंचर्स के लिए नहीं है जो कि सिर्फ रिन्यू हो रहे हैं। देन रिसिप्ट फ्रॉम एनी पर्सन फॉर एक्वायरिंग शेयर्स, यानी कि सेम वे जैसे बॉन्ड एंड डिबेंचर्स के लिए पैसा रिसीव कर रही है और कंपनी शेयर इशू कर रही है और उस केस में वो रिसीव कर रही है 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा अमाउंट एक फाइनेंशियल ईयर में किसी पर्सन से, तो वो भी उसमें रिपोर्ट हो जाएगा। और अगर कोई बायबैक भी कर रही है अपने शेयर्स कोई कंपनी और वो भी एग्रीगेट अमाउंट 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा एक फाइनेंशियल ईयर में, तो वो भी इसमें रिपोर्ट हो जाएगा। Then investments may receive from any person for acquiring units of one of your schemes of mutual fund other than the amount received on account of transfer of one scheme to another scheme of mutual fund। आपने LNT के म्यूचुअल फंड से अपना म्यूचुअल फंड में स्कीम में पैसे ट्रांसफर किए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर म्यूचुअल फंड्स को आपने पेमेंट किया है और वो पेमेंट 10 लाख या 10 लाख से एक्सीड करता है किसी नए म्यूचुअल फंड्स को परचेज करने के लिए, तो वो भी आपका एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में शो होने लगेगा। आपने कोई भी प्रॉपर्टी परचेज या सेल करी है मोर प्रॉपर्टी और वो प्रॉपर्टी की वैल्यू स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू और ट्रांजैक्शन वैल्यू 30 लाख या 30 लाख से ज्यादा है, तो उस केस में भी वो ट्रांजैक्शन आपका इसमें शो होने लगेगा। आफ्टर दैट फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, रिसीट फ्रॉम एनी पर्सन फॉर सेल ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्लूडिंग क्रेडिट ऑफ दी सच करेंसी टू फॉरेन एक्सचेंज कार्ड, अगर वो भी एग्रीगेट अमाउंट 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा आता है एक फाइनेंशियल ईयर में, तो वो भी रिपोर्ट होने लगेगा। अगर कोई ऑथराइज डीलर है या मनी चेंजर है, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट है या कोई भी पर्सन जो ऑथराइज है डील करने के लिए फॉरेन एक्सचेंज में या फॉरेन सिक्योरिटीज में और उसने आपसे 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा अमाउंट रिसीव किया है और आपको वो करेंसी सेल कर रहा है, तो उस केस में वो रिपोर्ट होने लगेगा। एक्सपेंस इन फॉरेन करेंसी थ्रू अ डेबिट और क्रेडिट कार्ड और थ्रू इशू ऑफ ट्रैवलर्स चेक और ड्राफ्ट एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, यानी कि आपने उसको पैसे पेमेंट किया ताकि वो फॉरेन करेंसी में एक्सपेंस कर सके और वो अमाउंट भी 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा है, तो वो भी इसमें एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में शो करने लगेगा। आफ्टर दैट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू इनकम टैक्स रिफंड और डिमांड, यानी कि अगर आपका कोई भी रिफंड इशू हुआ है, आपको या आपकी कोई डिमांड निकली है, तो वो भी आपकी 26 ईयर्स में शो करने लगेगी। अभी तक के रिफंड तो शो करता था बट डिमांड नहीं शो करता था, अब डिमांड भी जो होगी वो भी 26 ईयर्स में शो करने लगेगी। इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू इनकम टैक्स की कोई प्रोसीडिंग आपके अगेंस्ट चल रही है या कंप्लीट हो चुकी है या कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग्स है, तो वो भी आपके इनकम टैक्स एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट में शो होने लगेगी। However, this is yet to be seen what additional details regarding the proceedings will be shown in Form 26AS, and also it is yet to be seen कि और कौन-कौन से changes या और कौन-कौन सी चीजें हैं जो कि हमारे 26AS में शो करने लगेंगी। ये तभी पता चलेंगी जब एक सेट फॉर्मेट और एक सेट पूरा आएगा कि ये चीजें मेंशन है और ये हमारी रिपोर्टिंग अथॉरिटीज है। तो I hope you like this video, and if you like this video, please do press the like button and do subscribe our channel and press the bell button. Thank you.